और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। मार्क्स की आइडियोलॉजी पर हुआ दुनिया का पहला कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, जिसमें जार की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और कुछ समय बाद ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इस रशियन रेवोल्यूशन के बारे में ताकि आपकी आधारभूत समझ डेवलप हो जाए। रशियन रेवोल्यूशन एक सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन था जो कि 20th सेंचुरी में हुआ। अल्टीमेटली जार निकोलस द्वितीय ने अपनी सत्ता छोड़ दी और वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित किया गया। 1905 में एक रिवोल्यूशन हुआ था। उस दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को मार दिया गया था जार के गार्ड्स के द्वारा, इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। लेकिन जार को समझ में आ गया था कि लोगों का जो विरोध है अगर वो बढ़ा तो उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ सकती है, इसीलिए जार ने कुछ रियायतें दी। ड्यूमा को स्थापित किया गया। ड्यूमा वहां की एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसके तहत कुछ अधिकार लोगों को दिए गए और वहां पर प्राइम मिनिस्टर को भी बनाया गया। इसके बाद 1917 तक चीजें मोर एंड लेस ठीक ठाक रही, बिफोर जब तक कि फरवरी रिवोल्यूशन नहीं होता है। फरवरी रिवोल्यूशन के बाद जार अपनी सत्ता छोड़ देते हैं और एक जो लेफ्टिस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो सत्ता में आ जाती है। मेंशेविक सत्ता में आ जाते हैं। ये मेंशेविक कौन है, इन पर हम बात करेंगे आगे। उसी साल अक्टूबर में जो बोल्शेविक लेड व्लादिमीर लेनिन थे, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी थी जिसे लीडरशिप दी जा रही थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं। अक्टूबर रिवोल्यूशन होता है और कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित कर दिया जाता है। उसके कुछ समय बाद ही व्लादिमीर लेनिन वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया के इन्वॉल्वमेंट को बाहर कर लेते हैं और 3 मार्च 1918 को ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क साइन किया जाता है। फॉर्मली रशिया वॉर से बाहर आ जाता है। फिर एक सिविल वॉर स्टार्ट होता है और सिविल वॉर के बाद यूएसएसआर का गठन किया जाता है 1922 में। तो ये हमने सभी घटनाक्रमों को बहुत ही ब्रीफ में देखा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली ये रशियन रेवोल्यूशन था क्या। अब हम इन्हीं बातों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम रशियन रेवोल्यूशन के कॉजेस पर चर्चा करते हैं कि आखिर रशिया में ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आगे आगे क्या घटनाक्रम घटित हुए। सबसे पहले तो जो कॉजेज हैं वो है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम। वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में जो शासक थे वो शुरुआत से ही लोगों को रियायतें नहीं देना चाहते थे, सुधार नहीं करना चाहते थे। हालांकि देखिए, शुरू में जब जार अलेक्जेंडर सेकंड थे तो उन्होंने कुछ काम किए थे। जार अलेक्जेंडर सेकंड ने वहां पर जो सर्फ्स थे जिनसे बधुआ खेती करवाई जाती थी उन्हें रियायत दे दी थी, उन्हें छूट दे दी थी। उन्होंने कुछ रिफॉर्म किए थे लेकिन वो बहुत स्लो पेस में चल रहे थे। ज्यादातर जो रिफॉर्म्स थे वो पुरानी सत्ता को बरकरार रखने के पक्ष में ही थे। 1981 में इनकी हत्या कर दी गई, जार अलेक्जेंडर 2 की। देखिए, कई सारे सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि अलेक्जेंडर सेकंड को मारने पर तुले हुए थे। कई बार उनके ऊपर अटैक किए गए थे, सीरीज ऑफ अटैक्स हुए थे। फाइनली 1881 में, लेकिन वो हर बार बच जाते थे। कई बार गोलियां उन पर चलाई गई, बॉम्ब्स फेंके गए, बट हर बार वो एनी हाउ बच जाते थे। बट 1881 में पूरी प्लानिंग की गई थी, उनके ऊपर एक बार बॉम्ब फेंका गया जिसमें वो घायल ही हुए, मरे नहीं। दोबारा फिर से बॉम्ब फेंका गया जिसमें उनकी मौत हो गई। बल्कि अगर वो भी मिस हो जाता तो तीसरी बार बॉम्ब फेंकने की भी तैयारी कर रखी गई थी। तो बिल्कुल प्लान किया गया था इनको मारने के लिए। अंत में इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अलेक्जेंडर द थर्ड सत्ता में आए। वो भी एंटी रिफॉर्म थे, वो भी कोई सुधार नहीं करना चाहते थे। अलेक्जेंडर थर्ड ऑटोक्रेसी को स्टैब्लिश करके रखना चाहते थे। जो कुलीन वर्ग था वो सत्ता में बना रहे, ऑर्थोडॉक्सी बनी रहे और नेशनैलिटी को वो मेंटेन करके रखना चाहते थे। उन्होंने जो लोग रशियन नहीं बोलते थे उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जो लोग रशियंस नहीं है वो रशिया जो कंट्री है उसके लिए खतरा है। उन्होंने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को, जो लोग नहीं पूजते थे, जो वहां पर पूजा नहीं करते थे, उन्हें भी एक खिलाफत के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप को भी इम्पोज कर दिया। ऐसे किसी मटेरियल पर जो पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर्स में रखा जाता है या फिर प्राइवेट लेटर्स में, तो काफी ज्यादा सेंसर्स इम्पोज किए गए अलेक्जेंडर द थर्ड के द्वारा। वो एक यूनिफॉर्म रशियन कल्चर स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रशिया में किसी भी अन्य नेशनल ग्रुप को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया। रशियन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और जो माइनॉरिटीज की लैंग्वेज थी जैसे कि पॉलिश, उन्हें स्कूल्स में भी बैन कर दिया गया। फर्दर ज्यूज को भी काफी टारगेट किया गया, उनको परसिक्यूट किया गया। ज्यूज लैंड बाय नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। और यूनिवर्सिटीज में भी उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट कोटा था, मतलब एक संख्या से अधिक उन्हें यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं दिए जाते थे, चाहे वो उसके काबिल ही क्यों ना हो। इन पॉलिसीज के चलते एक पोग्रोम्स ब्रोक आउट हो गया, यानी कि शुरू हो गया रशिया के कई सारे हिस्सों में। पोग्रोम्स का एक टर्म है जिसका मतलब था कि
ज्यूस को मारा जाता था, ऑर्गेनाइज तरीके से उनके खिलाफ वायलेंस शुरू हो गए थे। दैट इज द टर्मिनोलॉजी जो प्रोग्राम है वो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। ये शब्दावली पार्टिकुलरली रशिया और जर्मनी से एसोसिएटेड है, जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से ज्यूस को परसिक्यूट किया गया था, मारा गया था। अलेक्जेंडर थर्ड के बाद जार निकोलस द सेकेंड सत्ता में आए। इन्हीं के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इन्हीं के समय में रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ। तो ये तो हमने देखा पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब बना हुआ था, जिसकी वजह से एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो गया रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। दूसरा कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ने लगा। यूं तो रशिया में फैक्ट्रीज को स्थापित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी रशिया का जो प्रोडक्शन था वो यूरोपियन कंट्रीज से काफी कम था। वहां पर जो वहां की इकोनॉमी थी वो मेजरली एग्रीरियन थी, यानी कि एग्रीकल्चर का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। कंट्री को आगे ले जाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, जिसमें टैक्सेस को बढ़ाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया ताकि रशियन इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सके। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इसने आने वाले समय में कुछ ही समय में रशिया को स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना दिया। 19वीं सेंचुरी के अंत तक की हम बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन को भी 1904 में, जिसे आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं, रशिया में तैयार किया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो इससे रशिया के लोगों में असंतोष भी बढ़ने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस ग्रोथ ने जो वर्कर्स थे या वर्किंग क्लास था उनकी कंडीशंस को खराब करना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत अच्छे वेजेस नहीं दिए जाते थे, चाइल्ड लेबर की समस्या थी, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था क्योंकि उन्हें कम वेज देकर काम करवाया जा सकता था और उनसे जबरदस्ती भी काम करवाया जा सकता था। और भी कई तरीके की दिक्कतें थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, ऐसी कई सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से पूरा वर्किंग क्लास जो था वो काफी असंतुष्ट था। गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियंस को भी आउटलॉ कर दिया था, यानी कि अब ट्रेड यूनियंस नहीं बनाए जा सकते थे। रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। तो देखिए, जो लोग असंतुष्ट होंगे यही आने वाले समय में जाकर रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेंगे और जारिस्ट रिजीम को उखाड़ फेंकने का जो इनिशिएशन है वो करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी एक ऐसा ग्रुप तैयार कर दिया था जो जार की सत्ता से खुश नहीं था, वो असहमत था, वो अपने लिए एक ऐसी सरकार चाहता था जो उनके हितों का ध्यान रख सके। इसके बाद देखिए, वहां पर एक सोशलिस्ट पार्टी थी जो बाद में मेंशेविक और बोल्शेविक में डिवाइड हो गई। मेंशेविक का अर्थ है माइनॉरिटी और बोल्शेविक का अर्थ है मेजॉरिटी। तो ये जो डिवीजन हुआ मेंशेविक और बोल्शेविक में, इन्होंने भी काफी लंबे समय तक कई सारे प्रयास किए कि जो जारिस्ट रिजीम है उसे उखाड़ फेंका जाए, रशिया में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए, सोशलिज्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, कई सारे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे वो रशियन सोसाइटी में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर प्रमोट किए जा रहे थे। कार्ल मार्क्स जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी और इनकी जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी काफी फेमस हो चली थी। इस आइडियोलॉजी में बिलीव रखने वाले ऐसा मानते थे कि एक दिन इंडस्ट्रियल क्लास या फिर जो वर्कर्स का एक ग्रुप है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो जार की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को स्थापित किया जाएगा। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि चूंकि अगर तुरंत कम्युनिज्म की पॉलिसी के तहत कम्युनिस्ट सरकार को या कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्थापित कर दिया जाएगा, कम्युनिज्म में कोई सरकार नहीं होती, तो अगर कम्युनिज्म की पॉलिसी को मानते हुए कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्थापित कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल क्लास हो वो फिर से उभर कर आए और वर्कर्स से उनकी सत्ता को छीन ले, उनके समाज को भंग कर दे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक इंडस्ट्रियल क्लास को, यानी कि जिसे वो हैव्स और हैव्स नॉट में डिवाइड करते थे, हैव्स वो लोग जिनके पास सब कुछ होता है और हैव्स नॉट वो लोग जो बिल्कुल गरीब होते हैं, इन्हें ही हैव्स को वो कहते हैं बुर्जुआ, और बुर्जुआसी इंग्लिश में आप कह सकते हो, और हैव्स नॉट को वो कहते हैं प्रोलेटेरिएट। ये थे इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट और ये थे फार्मर्स या फिर पीजेंट्स। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर तुरंत ही कम्युनिज्म की सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया तो आने वाले समय में ये जो हैव्स होंगे ये फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और उस समाज को भंग कर देंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि इसके पहले कि कम्युनिज्म की इस समाज को स्थापित किया जाए, उसके पहले ये जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, यानी कि हैव्स नॉट हैं, किसान हैं या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये अपनी एक सरकार बनाएंगे और उस सरकार को कहा जाएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। और वो तब तक सत्ता में बने रहेंगे जब तक कि हैव्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाता। जब हैव्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो एक ऐसे समाज का निर्माण कर देंगे जहां पर कोई सरकार नहीं होगी। तो देखिए, इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर कई सारे सोशलिस्ट मूवमेंट रशिया में चल रहे थे। 1998 में 1898 में एक पार्टी का निर्माण किया गया, दैट वाज रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ध्यान दीजिएगा, नाम रिपीट कर रहा हूं, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर ही बनाई गई थी, लेकिन जल्दी ही इसमें दो फ्रैक्शंस हो गए। 1903 में जो रिवोल्यूशनरीज थे ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप को कहा गया मेंशेविक और दूसरे ग्रुप को कहा गया बोल्शेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और इन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दोनों फ्रैक्शंस अलग हो गए। मेंशेविक ये चाहते थे कि जब भी कोई रिवोल्यूशन किया जाए तो उसमें लोग अपना पूरा सपोर्ट दें और उसके बाद एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी फॉलो करे। इसको लीडरशिप दी जा रही थी केरेंस्की के द्वारा। केरेंस्की जो बाद में वहां की सरकार में भी लीडरशिप लेंगे 1917 में। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम दोबारा आएगा, केरेंस्की, जो कि मेंशेविक्स को लीड कर रहे थे। दूसरी ओर बोल्शेविक्स वो थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उनका ऐसा मानना था कि जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनकी संख्या बहुत कम है और चूंकि जो किसान है वो बहुत गरीब है, वो अपनी खुद की समस्याओं से बहुत परेशान है, तो हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज की जरूरत है जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, जो अपनी जान भी देने को तैयार हो किसी रेडिकल चेंजेस के लिए। वो पूरी तरीके से एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते थे जो कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी पर बेस्ड हो। तो रेडिकल चेंज का जो इनका कांसेप्ट था बोल्शेविक का, ये मेंशेविक्स को पसंद नहीं था और इसीलिए मेंशेविक और बोल्शेविक दो धड़ अलग हो गए और दोनों अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि दो के दोनों ही लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहते थे और जारिस्ट रिजीम को खत्म करना चाहते थे। जो बोल्शेविक्स थे उनके नेता थे लेनिन, लेकिन उस समय जो जारिस्ट रिजीम था वो काफी सख्त हो गया था और जो कोई भी खिलाफ में आता था जारिस्ट रिजीम के, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता था। इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए सन 1900 में लेनिन वेस्टर्न यूरोप में भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रशिया में रहे तो हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि बाहर रहते हुए भी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के लोगों से लगातार कांटेक्ट बनाए रखा और लेनिन ने तब तक का इंतजार किया जब तक कि रशिया में एक ऐसी स्थिति न तैयार हो जाए जहां पर वो जाकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित कर सके। तो ये जो मेंशेविक और बोल्शेविक के प्रयास थे, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया रशियन रिवॉल्यूशन में। अब एक कारण आया रशियो जापानीज वॉर ऑफ 1904। रशिया और जापान 1904 में एक लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई के बाद रशिया की हार होती है और इस हार ने यह दिखा दिया कि जो जारिस्ट रिजीम है वो काफी कमजोर हो चुका है और इसने रिवॉल्यूशन के रास्ते को तैयार कर दिया। एक और तो रशिया ह्यूमिलिएट हुआ था क्योंकि एक छोटा सा देश जिसका नाम है जापान, उसने इतने बड़े एम्पायर को हरा दिया था जिसकी लोगों ने उम्मीद तक नहीं की थी। रशिया और जापान दोनों इंपीरियलिस्ट पावर्स थे, दोनों ही कोरिया और मंचूरिया के लोकेशन के लिए कम्पीट कर रहे थे। दोनों नेशंस चाहते थे कि इन दोनों हिस्सों पर उनका कब्जा हो और इसके लिए उन्होंने सीरीज ऑफ एग्रीमेंट भी किए थे। हालांकि रशिया ने उन एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जापान जैसी कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन्हें फॉलो करना इतना महत्वपूर्ण नहीं, जापान उनके साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। लेकिन रिटेलिएट करते हुए जापान ने अटैक कर दिया रशिया का जो पोर्ट था, पोर्ट आर्थर, और मंचूरिया पर 1904 में। रशियन सोल्जर्स को ऐसा लगा नहीं था कि जापानीज उनको हरा पाएंगे। रशियन सोल्जर्स बड़े ही कॉन्फ्लिक्ट के साथ इस वॉर में गए थे, कॉन्फिडेंट के साथ इस वॉर में गए थे। उन्हें ऐसा पता था कि बड़े आसानी से जापान के सोल्जर्स को हरा लेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। जापानीज ने रशियन सोल्जर्स को हरा दिया और इतने छोटे से देश के हारने के बाद रशिया में जो अनरेस्ट था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। जिस पोर्ट आर्थर या मंचूरिया की बात हम कर रहे हैं उसे आप मैप में देख लें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है जापान और ये है रशियन एम्पायर, जहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये है लोकेशन ऑफ मंचूरिया जो कि चाइना का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद इस पर कब्जा जमा लिया गया था, बाद में ये फिर से चाइना का हिस्सा हो गया। तो देखिए, ये मंचूरिया की लोकेशन है, इस पर कब्जा जमाना चाहते थे दोनों ही। और यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं दैट इज पोर्ट आर्थर।
ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज बाकी के जो पोर्ट्स थे वो साल भर बर्फ से जम जाते थे जब सर्दी का मौसम आता था तो, लेकिन पोर्ट आर्थर काफी साल के एक बहुत बड़े हिस्से में खुला रहता था तो यहाँ से ट्रेड किया जा सकता था। जापान को भी एक ऐसा पोर्ट चाहिए था। ये कोरिया की लोकेशन है, आप देख ही सकते हैं। तो पोर्ट आर्थर पर रशिया ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। जापान ने यहाँ से अटैक किया और रशियंस को हरा दिया। दैट वाज द ओवरऑल रशियो जापानीज वॉर, जिसमें रशिया की हार हुई और इसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि जारिस रेजिम बहुत कमजोर हो चुका है और जो रिवॉल्यूशन था वो और भी तेज हो गया। रशियो जापानीज हार में रशिया के हारने के बाद ही उसके बाद रिवॉल्यूशन काफी तेज हो गया। 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये चार कारण मैंने आपको बताया। एक महत्वपूर्ण कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रशिया एंट्री करता है तो रशिया उसके लिए तैयार नहीं था। रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सर्बिया को मदद करने की जो उनकी चाहत थी उसकी वजह से वो इस वॉर में कूद गए। वॉर बढ़ता चला गया, रशिया के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने लगा, सिचुएशन वर्कर्स और पीजेंट्स की और भी ज्यादा खराब हो गई, असंतोष कुछ इस हद तक बढ़ गया कि लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। जैसे कई सारे कारण हमने देखे जिनके बाद रशियन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रशियो जापानीज वॉर में हारने के बाद रशिया की स्थिति काफी खराब हो गई थी और वहां पर लोगों को लगने लगा था कि जारिस रेजिम अब कमजोर हो चुका है और उनके हितों के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद 1905 में एक रिवॉल्यूशन होता है। जनवरी 22, 1905 लगभग 2 लाख वर्कर्स जार का जो विंटर पैलेस था सेंट पीटर्सबर्ग में वहां पर पहुंच जाते हैं। वो पिटीशन रखते हैं, वो मांग करते हैं कि उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। वो और ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे। वो एक इलेक्टेड नेशनल लेजिस्लेचर भी चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जार निकोलस II उस समय अपने पैलेस में नहीं थे, लेकिन उनके जनरल्स वहां थे। उन्होंने क्राउड के ऊपर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वेव ऑफ स्ट्राइक्स और ज्यादा बढ़ गई। वायलेंस पूरे रशिया में फैलने लगा। जार निकोलस II ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन का विरोध किया, वो रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर उन्होंने लोगों को रियायतें नहीं दी, आजादी नहीं दी, तो हो सकता है कि उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने ड्यूमा के निर्माण को अपनी सहमति दे दी। ड्यूमा जो रशिया का पहला पार्लियामेंट बना। ड्यूमा की पहली मीटिंग मई 1906 में होती है। इसमें कुछ मॉडरेट लीडर्स भी थे जो रशिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाहते थे, जैसे कि ब्रिटेन, जिसमें जो जार निकोलस II है उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। उनकी इस अप्रोच को देखते हुए ऐसा लगा निकोलस II को कि हो सकता है कि उनकी शक्तियों के ऊपर ही खतरा पैदा हो जाए, तो जार ने महज 10 सप्ताह के बाद ही ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। तो यहाँ पर हमने घटनाक्रम देखे ब्लडी संडे के बारे में। इसके बाद शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में निकोलस II ने डिसाइड किया कि वो रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेकर जाएंगे। सर्बिया पर जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक किया, रशिया ने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो सर्बिया को मदद करना चाहते थे। ये घटनाक्रम हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिस्पाइट द फैक्ट रशिया वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉर, रशिया इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस युद्ध में लगभग 4 मिलियन रशियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1915 में निकोलस II ने अपना हेडक्वार्टर वॉर फ्रंट पर शिफ्ट कर दिया। उनका उद्देश्य ये था कि अपने सोल्जर्स को एनकरेज किया जा सके। जब आपका राजा आपके नजदीक होता है तो सोल्जर्स में ज्यादा उत्साह होता है लड़ने के लिए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी रशिया की वो अब जारीना अलेक्जेंड्रा के हाथों में चली गई। जो जार की पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, उनके हाथों में वास्तविक सत्ता चली गई। उन्होंने जार के चीफ एडवाइजर को इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो एक मिस्टीरियस व्यक्ति रस्पुतिन के प्रभाव में आ गई, जो अपने आप को एक पवित्र आदमी क्लेम करता था। ये है मिस्टर रस्पुतिन। इनका प्रभाव अलेक्जेंड्रा के ऊपर काफी ज्यादा था। कुछ अफवाहें तो ये भी थी कि अलेक्जेंड्रा का इनके साथ अफेयर चला करता था। रस्पुतिन ने ये क्लेम किया था कि उसके पास कुछ मैजिकल हीलिंग पावर्स हैं। वो ना तो कोई मॉन्क था और ना ही ऑफिशियली उसका ऑर्थोडॉक्स चर्च से कोई कनेक्शन था। देखिए, अलेक्जेंड्रा का एक बेटा था जो कि हेमोफीलिया से ग्रसित था। हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। जनरली जब हमारे शरीर से ब्लड बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ समय बाद ही ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को हेमोफीलिया की दिक्कत है तो ब्लड बहने की स्थिति में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, खून बहता रहता है और खून ज्यादा बहने की वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि एनी हाउ जो रस्पुतिन थे उन्होंने उनके बेटे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था या उसमें थोड़ी सी बेहतरी कर दी थी। इसीलिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, अपना आभार जताने के लिए अलेक्जेंड्रा रस्पुतिन की बातों को मानने लगी थी और उसके बाद रस्पुतिन पॉलिटिकल डिसीजंस में भी इंटरवीन करने लगे थे, जिन्हें अलेक्जेंड्रा ने अलाउ भी कर दिया था। रस्पुतिन ने रिफॉर्म्स को अपोज करना शुरू कर दिया और पावरफुल पोजीशन भी वो अपने क्लोज वंस को देने लगे। इसके बाद करप्शन बढ़ने लगा। अंततः 1916 में उनकी हत्या कर दी गई, रस्पुतिन को जान से मार दिया गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की एंट्री होती है और कैसे रशिया का जो डोमेस्टिक फंक्शन था वो काफी बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, कर चुके हैं। मार्च रिवॉल्यूशन 1917 की शुरुआत होती है। देखिए, ना तो निकोलस और ना ही अलेक्जेंड्रा जो इनॉर्मस प्रॉब्लम्स वॉर फ्रंट पे क्रिएट हो रही थी और उनकी वजह से जो डोमेस्टिक फ्रंट पे दिक्कतें आ रही थी उन्हें टैकल कर पाए। वॉर फ्रंट पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें निकोलस II डील नहीं कर पा रहे थे और जो डोमेस्टिक फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें अलेक्जेंड्रा डील नहीं कर पा रही थी। मार्च 1917 में वुमेन टेक्सटाइल वर्कर्स ने पेट्रोग्राड, जो कि एक बड़ी सिटी है वहां की, वहां पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। देयरआफ्टर द राइट्स फ्लैड अप एवरीवेयर। उसके बाद जो ये राइट्स थे वो रशिया में हर जगह फैलने शुरू हो गए। लगभग 2 लाख वर्कर्स सड़कों पर उतर आए। सरकार ने इन पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। सोल्जर्स ने शुरू में तो सरकार के इस आदेश का पालन किया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें समझ में आने लगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, वो अपने ही लोगों पर गोलियां क्यों बरसा रहे हैं। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को जान से मार दिया। सोल्जर्स की बात कर रहे हैं और उन्होंने रेबल्स को ज्वाइन कर लिया। मार्च रिवॉल्यूशन वाज अ जनरल अपराइजिंग व्हिच फोर्स्ड निकोलस II टू एब्डिक्ट हिज थ्रोन। मार्च रिवॉल्यूशन के बाद निकोलस II बाध्य हो गए कि वो अपनी सत्ता को छोड़ दें। अ ईयर आफ्टर ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय रिवॉल्यूशनरीज और एक साल बाद उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई। जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट स्थापित कर दिया। अलेक्जेंडर केरेंस्की, मैंने नाम आपको पहले भी बताया था, ये किसके लीडर थे? मेंशेविक्स के लीडर थे, जिसका मतलब होता है माइनॉरिटी। हालांकि हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो सीक्वेंस बदलता रहता है, वो कभी माइनॉरिटी होंगे कभी मेजॉरिटी होंगे, बट लिटरल मीनिंग यही थी। तो केरेंस्की ने सत्ता संभाली और उनकी सबसे बड़ी गलती, उन्होंने रशिया को वॉर से बाहर नहीं किया। वॉर वाज द सेंट्रल प्रॉब्लम एट दैट मोमेंट। लोग चाहते थे कि रशिया युद्ध करना बंद कर दे, लेकिन केरेंस्की ने युद्ध को जारी रखने का फैसला किया और अपने इस फैसले की उन्होंने कीमत भी चुकाई, क्योंकि आर्मी और सिविलियंस दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। मीनवाइल जो सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे, आर्मी का साथ छोड़ने का मतलब ये है कि आर्मी ने कूप डिटेट भी प्लान कर लिया था कि केरेंस्की को उनकी सत्ता से हटा दिया जाए। मीनवाइल जो सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे वो भी पावर में कम्पीट कर रहे थे और वो एक सोवियत सरकार बनाना चाहते थे। सोवियत का मतलब होता है लोकल काउंसिल्स, जहां पर वर्कर्स, पीजेंट्स और सोल्जर्स होते हैं। देखिए, कुछ वर्कर्स, पीजेंट्स और सोल्जर्स को मिलाकर एक पूरी टेरिटरी को एक सोवियत डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। तो रशिया में ऐसे कई सारे सोवियट्स धीरे धीरे बनने लगे थे। बाद में इन्हीं सभी को जब यूनाइट कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? सोवियत यूनियन। समझ रहे हैं ना आप कि सोवियत यूनियन को सोवियत यूनियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर कई सारे सोवियत बन चुके थे और सोवियत का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स और पीजेंट्स की एक काउंसिल होती है, एक लोकल ग्रुप होता है और इसे सोवियत कहा जाता है। इन्हें मिलाकर सोवियत यूनियन बनाया गया था। तो इन बिटवीन जब ये सारे घटनाक्रम चल रहे थे, अलग अलग रशिया के हिस्सों में सोवियत तैयार हो रहे थे। सोवियत जो पीजेंट्स और वर्कर्स के ग्रुप हैं वो तैयार हो रहे थे, मतलब सोवियत यूनियन बनने की तैयारी उसी समय हो चली थी। इस स्थिति में लेनिन, जो कि उस समय यूरोप में थे, उन्हें समझ में आ गया था कि अब सही समय आ चुका है, अब उन्हें रशिया जाना चाहिए। वो उस समय जर्मनी में रह रहे थे। वो 1917 में पेट्रोग्राड पहुंच जाते हैं। Along with Bolshevik, he soon gained control of Petrograd Soviet. Petrograd सोवियत एक बनाई गई थी। सोवियत का मतलब मैंने आपको बता दिया है और जल्दी ही उनके पास एक रेड आर्मी हुआ करती थी। बोल्शेविक्स की एक रेड आर्मी हुआ करती थी। तो उन्होंने अपनी रेड आर्मी के बूते पेट्रोग्राड सोवियत पर अपना कब्जा जमा लिया। पेट्रोग्राड सोवियत, देखिए पेट्रोग्राड ये जगह है।
ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसी का नाम पहले पेट्रोग्राड हुआ करता था। पेट्रोग्राड के पहले भी इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग ही हुआ करता था। बाद में इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग के बजाय पेट्रोबर्ग रख दिया गया। लेनिन आते हैं तो इसका नाम लेनिनग्राड रख देते हैं, और बाद में जब रिवॉल्यूशन होता है यूएसएसआर का 1991 के बाद इसका नाम फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया जाता है। बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कब्जा जमा लिया इस सोवियत पर, सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड पे उन्होंने अपनी जो सत्ता थी उसको स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे उन्होंने अन्य जो सोवियत थे उन्हें भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो एक स्लोगन दिया, पीस, लैंड एंड ब्रेड। देखिए यहाँ पर वो तीनों समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब एंट्री की गई थी रशिया के द्वारा, स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लोग शांति चाहते थे। उन्होंने कहा हम आपको शांति देंगे। लोगों के पास जमीनें नहीं थी, वो दूसरों की जमीनों में काम कर रहे थे, काफी एक्सप्लॉइटेड थे। उन्होंने कहा हम आपको जमीन देंगे। लोगों के पास खाने को चीजें नहीं थी, उन्होंने कहा हम ब्रेड देंगे। उन्होंने स्लोगन दिया जो पीस, लैंड और ब्रेड। इससे लोग उनकी ओर काफी आकर्षित हुए। अक्टूबर 1917 में, ये जो अक्टूबर 1917 की हम बात कर रहे हैं, ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है। जूलियन कैलेंडर पहले रशिया में इस्तेमाल किया जाता था जारिस रिजीम के दौरान। जब लेनिन सत्ता में आए तो फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज दुनिया के लगभग हर देश में ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही इस्तेमाल किया जाता है। हम भी जो सामान्य डेट्स देखते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही देखते हैं। इसलिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस हम अपने सामने सुनते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन किस महीने में हुआ था, तो हमें ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन लगता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन अक्टूबर में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन नवंबर में हुआ था, क्योंकि कुछ 9-10 दिनों का डिफरेंस होता है जूलियन कैलेंडर में और ग्रिगोरियन कैलेंडर में। तो ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1917 अक्टूबर में हुआ था, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये नवंबर में हुआ था, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था, नवंबर में हुआ था। थोड़ा सा वेग है बट इट्स ओके। देखिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसे रिप्लेस कर दिया गया बोल्शेविक गवर्नमेंट के द्वारा रशिया में। जो मेंशेविक की सरकार थी उसे खत्म कर दिया गया और बोल्शेविक ने सत्ता हथिया ली। शुरुआत पेट्रोग्राड सोवियत से हुई, धीरे-धीरे उन्होंने अन्य सोवियत को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। ये था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जिसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। केरेंस्की जो कि मेंशेविक्स के लीडर थे, उनके कलीग्स तुरंत ही कहां चले गए पता नहीं चला, छुप गए। विदिन डेज बोल्शेविक्स ने पूरे रशिया को अपने कब्जे में ले लिया। लेनिन ने ऑर्डर किया कि जितने भी फार्म लैंड है उन्हें पीजेंट्स को आपस में बांट दिया जाएगा। लेनिन और बोल्शेविक्स ने जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, लेनिन एंड बोल्शेविक गिव कंट्रोल ऑफ फैक्ट्रीज टू द वर्कर्स, और जो फैक्ट्रीज थी उनका कंट्रोल वर्कर्स को दे दिया गया। अब देखिए लैंड पीजेंट्स को दे दी गई, फैक्ट्रीज वर्कर्स को दे दिए गए। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल लेनिन फॉलो कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल फ्रॉम वॉर, जो गलती मेंशेविक्स ने की थी, केरेंस्की ने की थी, वो लेनिन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सरकार में आते ही रशिया के युद्ध से बाहर जाने की घोषणा कर दी। मार्च 1918 में रशिया ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लेट्स साइन किया। देखिए हालांकि जो ट्रीटी थी इसमें रशिया को एक बहुत बड़ा अपना लैंड का हिस्सा सरेंडर करना पड़ा इन सेंट्रल पावर्स को जो युद्ध में अलाइड पावर के खिलाफ लड़ रहे थे, और इसके बाद काफी रशिया ह्यूमिलिएट भी हुआ। इसलिए लेनिन का कुछ विरोध भी चल रहा था, बट बाद में उसे लेनिन ने मैनेज कर लिया। तो कौन कौन सा हिस्सा उन्हें देना पड़ा, देखिए जो ये ब्लू कलर का हिस्सा है ये रशिया का पार्ट हुआ करता था रशियन एम्पायर का, ये जर्मन ने ले लिया। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने ले लिया, और जो ग्रीन कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं इसे ऑटोमन एम्पायर ने ले लिया। तो रशिया को तीन तरफ से तीन हिस्से इन तीनों बड़े देशों को देना पड़ गया। खैर रशिया ने अपने आप को इस युद्ध के बाहर खींच लिया, बाहर कर लिया, जो कि बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था रशिया के लिए। उसके बाद युद्ध से बाहर जाते ही रशियन सिविल वॉर शुरू हो गया। रशियन सिविल वॉर शुरू होने के कारण क्या थे? रशियन सिविल वॉर शुरू होने का कारण ये था कि जो लोग राजा के सपोर्टर थे, जो मेंशेविक के सपोर्टर थे, और इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि रशिया में एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो। तो सभी इकट्ठा हो गए, मेंशेविक्स राजा के सपोर्टर और वेस्टर्न कंट्रीज के जो सपोर्टिंग ग्रुप थे, ये सभी आपस में इकट्ठा हो गए और इन्होंने तैयार कर ली एक व्हाइट आर्मी। मैंने आपको पहले बताया कि बोल्शेविक्स की एक रेड आर्मी हुआ करती थी, तो इन सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर व्हाइट आर्मी तैयार कर ली, व्हाइट आर्मी, और दूसरी ओर बोल्शेविक्स की थी रेड आर्मी, और दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। ये क्लैशेस लगभग 3 साल तक चले, 1918 से लेकर 1920 1921 तक का ये पूरा दौर रहा। डेट यहाँ पर दी गई है कि फाइनली, हालांकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो कम ज्यादा होती रहती थी, लेकिन क्लैशेस चलते रहे। 7 नवंबर 1917 से लेकर 25 अक्टूबर 1922 तक ये रशियन सिविल वॉर किसी न किसी रूप में कंटिन्यू रहा, चलता रहा। कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री एड भी दिया ताकि रशिया में जो व्हाइट आर्मी है उसे असिस्ट किया जा सके, रेड आर्मी को खत्म किया जा सके और वहां पर पुरानी सत्ता स्थापित की जा सके, या फिर कोई एक ऐसी सरकार जो लिबरल हो, डेमोक्रेटिक हो, ना कि कम्युनिस्ट सरकार। सिविल वॉर के दौरान और फाइनेंस की वजह से लगभग 15 मिलियन लोगों ने इस 3 साल के दौर में अपनी जान गंवाई। हालांकि फाइनली रेड आर्मी की जीत होती है और बोल्शेविक्स सत्ता में आ जाते हैं। सिविल वॉर के खत्म होने के बाद लेनिन ने कई सारे रिफॉर्म मेजर्स शुरू किए, और पहला था इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए यूं तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी में प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई जगह नहीं होती, लेकिन लेनिन को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर उन्होंने कम्युनिज्म की पॉलिसी को बिल्कुल शब्दशः फॉलो किया, एक एक शब्द के साथ फॉलो किया, तो वो रशिया की इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स को भी अडॉप्ट कर लिया। मार्च 1921 में लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत टेम्पररी उन्होंने स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को किनारे कर दिया। जैसे कि ये बात की जाती है कि कम्युनिज्म के पहले सोशलिज्म का फेज आता है, जिसमें राज्य इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सारी कंट्रोल अपने पास रख लेता है, लेकिन उन्होंने इससे थोड़ा सा डेविएशन दिखाया अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। एक स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एक्सेप्ट कर लिया गया कि थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म चल जाएगा, जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करके लाए थे, पीजेंट्स को अपना सरप्लस बेचने का अधिकार दे दिया गया। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता, अपना सरप्लस बेच नहीं सकते, वो राज्य अपने पास रख लेता है और उन लोगों को दे देता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत किसानों को अपना सरप्लस बेचने का अधिकार दे दिया गया ताकि वो इंसेंटिवाइज हो, इंडिविजुअल्स अब गुड्स अपने प्रॉफिट के लिए खरीद और बेच सकते थे। तो कुछ कैपिटलिज्म के फीचर्स को अडॉप्ट किया गया। सरकार ने कुछ मेजर इंडस्ट्रीज, बैंक्स और मींस ऑफ कम्युनिकेशन पे अपना अधिकार बनाए रखा, लेकिन कुछ स्मॉल फैक्ट्रीज, बिजनेसेस और फर्म्स प्राइवेट ओनरशिप में भी ऑपरेट किए जा सकते थे। लेनिन ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज किया। तो हम देख रहे हैं कि लेनिन ने एक नए तरीके के कम्युनिज्म को इवॉल्व कर दिया। कम्युनिज्म की फिलॉसफी कुछ और थी, लेकिन जब लेनिन ने उस कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट किया तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने उसका एक नया ही स्वरूप तैयार कर लिया। इसीलिए कम्युनिज्म की इस फिलॉसफी को लेनिनिज्म भी कहते हैं, या फिर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म भी कहते हैं, मतलब मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में लेनिनिज्म के बदलाव। तो ये हमने देखे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। अब हम कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं। रशिया कई सारी नेशनलिटीज का एक मिश्रण था, इसीलिए नेशनल यूनिटी कम्युनिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। कई सारे सोवियत थे जिन्हें आपस में मिलाया गया था। मोरओवर कम्युनिस्ट लीडर्स जो थे वो नेशनलिज्म को एक थ्रेट के तौर पर भी देखते थे, नेशनल यूनिटी के लिए या फिर पार्टी लॉयल्टी के लिए। तो इस नेशनलिज्म को रोकने के लिए लेनिन ने रशिया को कुछ सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम सोवियत कहते हैं। ये सोवियत पहले से भी बने हुए थे, जहां नहीं बने हुए थे वहां पर भी बना दिए गए। और इन सभी सोवियत्स को जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज थी, जिसमें पीजेंट्स और वर्कर्स हुआ करते थे, उन्हें सोवियत कहा जाता था। और इन सभी सोवियत को मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभाव क्षेत्र में ला दिया गया। और इस तरीके से 1922 में रशिया का नाम बदल दिया गया और उसका नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर रख दिया गया। नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और इसके बाद से लेकर 1991 तक ये यूएसएसआर ही रहा, तब तक जब तक इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया। ये जो काउंसिल्स बनाई गई थी, इन्हीं के अंदर ये नाम बदला गया था, क्योंकि इन काउंसिल्स ने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की काफी मदद की थी। देखिए बोल्शेविक्स ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भी कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। कम्युनिस्ट पार्टी को पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन सोवियत ने काफी मदद की थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के दौरान। और जो कैपिटल थी यूनियन की उसको मॉस्को रख दिया गया। ठीक है, 1924 में क्या परिवर्तन हुआ पॉलिटिकली, सभी को सोवियत में कन्वर्ट कर दिया गया, सारे सोवियत को मिला दिया गया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई। नाम भी बदल दिया गया, रशिया का नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर रख दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया।
1924 में कम्युनिस्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। ये सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर सारी सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी। इस तरीके से लेनिन ने एक नया फंक्शन इवॉल्व कर दिया, डिक्टेटरशिप ऑफ पार्टिकुलर पार्टी। ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ने ये नहीं कहा था, मार्क्स ने तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहा था, यानी कि जो मजदूर वर्ग होगा, हैव्स नॉट होंगे, सर्वहारा वर्ग होगा, वो अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी ने सरकार बनाई, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को लेनिन ने डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। चाइना में भी आज यही है। चाइना में कहने को तो वो ये कहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के स्टेज पर हैं, बट एक्चुअली में वहां पर डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो पूरी सत्ता पर अपना अधिकार जमा के रखती है। तो मार्क्स के कॉन्सेप्ट के इधर यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व होकर आया, जहां पर प्रोलेटेरिएट नहीं बल्कि एक पार्टी डिक्टेटरशिप कर रही थी। हालांकि उन्होंने ये बोला कि डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट की ही है, वो केवल उस प्रोलेटेरिएट की क्लास को, उन हैव्स नॉट को, उन सर्वहारा वर्ग को, उस मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोशन वही था, लेकिन स्वरूप बदल दिया गया। हाउएवर, ड्यू टू न्यू पॉलिसीज एंड पीस दैट फॉलोड, यूएसएसआर स्लोली रिकवर्ड। खैर, परिवर्तन जो भी हुए, लेकिन नई पॉलिसीज की वजह से, युद्ध से बाहर निकलने की वजह से यूएसएसआर ने धीरे-धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर के दौरान जो रशिया की स्थिति खराब हुई थी, 1928 तक रशिया ने उसे रिकवर कर लिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जितना रशिया का प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन फिर से वापस आ गया। 1929-1930 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जो पूरी दुनिया पर आया, लेकिन यूएसएसआर की इकोनॉमी क्लोज थी, तो यूएसएसआर उसमें भी उससे प्रभावित नहीं हुआ और आगे भी ग्रो करता रहा। आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। यहाँ पर हमने पूरा रशियन रेवोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। रशियन रेवोल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आगे के जो चैप्टर्स हैं हमने